15 सेट हो जाए। जी मैम ऐसा। थोड़ा इशू था। चलें ठीक है, हम ना अब लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम। ठीक है। यहाँ पे अगेन उसने वो फॉर्म्स ऑफ जो बिजनेस थी उसको उसने आगे डिवाइड किया हुआ। सोल प्रोप्राइटरशिप हमने कल पढ़ी थी। इसमें जो आपका बिजनेस होता है वही आपका ओनर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल एंटिटी आ जाती है, लेकिन जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 या 3 लोग जो होते हैं ना, 2 या तकरीबन 3 5 के दरमियान उसको आप कहते हो कि पार्टनरशिप होती है। मैक्सिमम वैसे इसमें 5 होते हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं, लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम 2 होने चाहिए। और उसके बाद पार्टनरशिप की टाइप्स ही हमारे पास, हमने इसके एडवांटेजेस भी पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस भी पढ़े थे। टाइप्स इसमें जनरल थी और लिमिटेड थी। जनरल में आपके पास क्या होते हैं कि जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है या जो भी आपको लॉस हो रहा है वो आपके सारे पार्टनर्स पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। लेकिन लिमिटेड में क्या होता है, कुछ पार्टनर्स पे तो इक्वली डिवाइड होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पे नहीं होता। लाइक अगर जनरल की हम एग्जांपल लें तो इसमें हम बात करेंगे कि अगर एक बिजनेस के 4 पार्टनर्स हैं तो उनमें कितना कितना शेयर डिवाइड होगा, 25-25%, ठीक है। लेकिन लिमिटेड में क्या होता है, अगर एक बिजनेस के 4 पार्टनर हैं तो इसमें ये होगा कि 2 में तो 20-20 होगा डिवाइड, ठीक है। और बाकी जो 2 होंगे उनमें 30-30 हो जाएगा, या 3 में 30-30 हो जाएगा, जो चौथा होगा उसको 10% मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें लिमिटेड होता है। और इसमें लिमिटेड का क्या होता है, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लाइक अगर कोई लोन ले रहे हो आप, तो बाकी जो तीनों पार्टनर्स है, जाहिर बात है वो ज्यादा पे करेंगे जब भी उन्होंने बैक देना है, लोन चुकाना है। तो जनरल में जो होता है वो ये होता है कि जो दोनों पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं उन पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद कारपोरेशन, हमारे पास कोई भी लीगल एंटिटी होती है हमारे पास, लाइक ये इट सेल्फ बिजनेस होता है। अब पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक चीज कॉमन है कि इसमें भी ओनर्स होते हैं और इसमें भी ओनर्स होते हैं। मतलब इसमें एक ऑनर होता है, चलो इसमें ज्यादा ऑनर होते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें डिसएडवांटेज उनका ये है कि अगर देखो आप पार्टनरशिप में भी आपके पास यही होगा। अगर आपके पास आपने लोन लिया हुआ है, आप चुका नहीं पा रहे हो, ठीक है। इसका मैंने आपको कल इन डिटेल बताया था सोल का, कि वो क्या होता है कि जो ऑनर की पर्सनल एसेट्स होते हैं ना वो भी यूज होने लग जाते हैं लोन को देने की अदायगी में। और सेम इसी तरह पार्टनरशिप में भी, अगर आपने लोन लिया हुआ है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, आपने लोन लेके बिजनेस तो कर लिया, आप बिजनेस आपका चला नहीं, बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, तो फिर क्या होगा, जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपने अपने जो पर्सनल उनके एसेट्स होंगे उनको भी यूटिलाइज करेंगे बिजनेस के बीच में। लेकिन कारपोरेशन क्या होती है, कारपोरेशन कोई भी फिल्म कह लो, आप कोई भी कंपनी कह लो, इट्स सेल्फ जो होती है ये एक लीगल एंटिटी होती है। और इसका नेम जो होता है ना वो आपका रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक कारपोरेशन आप कह लो, यहाँ पे कोई भी कॉरपोरेशन की एग्जांपल ले लो, उसमें क्या होता है, ऑनर तो होता ही होता है, लेकिन ऑनर हायर करता है आपके सीईओ को या मैनेजर को हायर करता है, ठीक है। वो मैनेजमेंट टीम होती है, मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजर होता है, टेक्नोलॉजी मैनेजर होता है, ऑपरेशनल मैनेजर होता है, और भी मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। मैम कॉर्पोरेशन में। जी, कारपोरेशन में वो जो ऑनर होता है वो उसको हायर करता है। अब देखो इसमें कॉर्पोरेशन में ये होता है कि अगर आपके पास ऑनर की डेथ हो गई है, ठीक है, तो आपकी जो कंपनी है उस पे एज इट इज इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ऐसा जहां जो इनमें हो रहा था, इनमें तो ये है ना, बिजनेस से उनका खत्म हो रहा है अगर ओनर की डेथ हो रही है। या अगर पार्टनरशिप में भी ये होता है, अगर 4 ओनर्स हैं, 4 शेयर होल्डर्स हैं, एक ही डेथ हो जाए तो उनको बाकी जो 3 शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने उस जो फोर्थ होगा उसको या तो उसके किसी सन को ट्रांसफर करेंगे, अगर वो नहीं है तो या फिर उसका शेयर उसे दे के बाकी 3 पे वो डिवीजन करेंगे। तो जो उनकी कंपनी का जो भी बिजनेस है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लीगल, वो उनको दोबारा से प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ठीक है, उनको वो रिन्यू करते हैं। लेकिन कारपोरेशन में आपके पास क्या होता है, अगर आपकी यहाँ पे हम अगर नीचे आए इसके एडवांटेजेस में, कारपोरेशन के यहाँ पे सॉरी मैंने हाईलाइट करना था वो मुझे याद नहीं रहा, फिर से मैं आपको पढ़ाने लगी। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है, अगर आप लोन ले रहे हो,
ठीक है, यहाँ पे ये बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पे आपका जो ऑनर होता है या जो भी आपका शेयर होल्डर होता है, ठीक है, वो आपके हायर करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो हायर करते हैं मैनेजमेंट टीम को, और मैनेजमेंट टीम जो होती है वो आगे से डिसाइड करती है कौन से एसेट्स उन्होंने बाय करने हैं, कौन से उनके करंट एसेट्स एंड डेट क्या है या फिर इक्विटी क्या है। ठीक है, ये सारी जो डीलिंग होती है वो करती है मैनेजमेंट टीम। इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो ऐसा इसमें पार्ट नहीं प्ले मैम, करते, मतलब इतना उनका काम नहीं। आज हमने आपने कहा था कि हम लोग ना लाइन वाइज पढ़ेंगे ताकि हमें इस लैंग्वेज समझ भी आए। हाँ, वो मुझे जेहन से निकल गया था अभी। ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप तो ठीक है ना, बाकी ये तो कल जी, हो गए थे। कारपोरेशन पे आते हैं। कारपोरेशन पे, कॉर्पोरेशन से जी स्टार्ट करना था। कारपोरेशन से हम लाइन बाय लाइन करते हैं इसको। ये देखो, डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी होती है। इसमें आप इसके जो ऑनर्स होते हैं वो एक भी हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होता है वो, मतलब होती ये भी पार्टनरशिप पे ही है, लेकिन ये होती है कि ये स्मॉल बिजनेस नहीं होता, बड़ी होती है। बिग लेवल, लार्ज लेवल पे आपकी होती है, और इसको आप कंपनी या फिर्म कह रहे हो। ठीक है, आप उसमें कौन सी। मैम, ये कॉर्पोरेशन जो है, ये मतलब कि लोगों के खिलाफ है बहुत, या मतलब कि उनके हेल्प करने के लिए होती है ना ये वाली। नहीं, इसमें ये होता है कारपोरेशन में, अर्न ये भी करती है, मतलब फ्री वॉलेंट्री काम नहीं करती है। ये बिजनेस की ही टाइप, इसमें भी आप बिजनेस ही करते हो, लेकिन ये है कि आप ये एक लीगल एंटिटी होती है। ऊपर क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो जो आप ईयरली करते हो, तो वो जो ऑनर था वो खुद पे करता था, और सारे का सारा प्रॉफिट जो था वो भी ऑनर को ही होता था। लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो जो डायरेक्ट डीलिंग है वो मैनेजमेंट टीम कर रही है। जितने भी आपकी कंपनी के मैनेजर्स हैं वो आपके हर डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, और शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी में काम करें या ना करें, ठीक है, मैटर नहीं करता, क्योंकि उन्होंने हायर कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही जी, मैनेजमेंट टीम को लीड कर रहा है, और वही सारी कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो आपकी जो कंपनी सारी यहाँ पे, ये सारी आपकी कंपनी चल रही है, एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और ये सारा काम हो रहा है, सीईओ है कंपनी का, तो ये सारा काम जो है ये आपका इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो आपके सेपरेट है। ठीक है, अगर किसी की, चले एक की डेथ भी हो जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि उसकी जगह उसका शेयर बारो कर लेते हैं, या फिर उसको पैसे चुका देते हैं, या फिर उसकी इनहेरिटेंस में से अगर उसकी उसमें से बच्चों में से कोई आना चाहे उसकी जगह पे, तो फिर वो रिन्यू करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स को। लेकिन वो जो इतना भी प्रोसेस होता है ना वो बैकएंड पे हो रहा होता है। फ्रंट एंड पे जो इम्प्लॉयज होते हैं या जो कंपनी होती है वो मार्केट में वेल स्टेब्लिश होती है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। ये जो कॉर्पोरेशन है ये अपनी गुडविल पे काम करती है। ठीक है, जी, एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे कारपोरेशन की जो एग्जांपल में आ जाएगा ना वो आपके पास आएगा। गूगल आ सकता है, माइक्रोसॉफ्ट आ सकता है, लाइक अमेजोन वर्क करता है। अब देखो, गूगल के आपको नहीं पता गूगल के कितने शेयर होल्डर हैं या कितने ओनर्स हैं, लेकिन आप इट सेल्फ गूगल को जानते हो। ठीक है, जो गूगल का फाउंडर था, माइट भी पॉसिबल उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या उसकी डेथ होगी हो, लेकिन उससे आपका जो पूरी कॉर्पोरेशन होती है वो इफेक्ट नहीं होती। सारे काम वैसे के वैसे चलते रहते हैं। ठीक है, बैकएंड पे जो भी हो रहा है वो, मतलब पब्लिक को उससे कोई कंसर्न नहीं होता। ये इस लिहाज से जो मैम, है कॉर्पोरेशन जो है ये इस तरह समझ बेनिफिशियल नहीं होती आ। है, एडवांटेज है। ठीक है, अब कॉर्पोरेशन को बनाने के लिए आप क्या करते हो, दो प्रोसीजर फॉलो करते हो। एक तो होता है आपके पास चार्टर। ठीक है, चार्टर में आप क्या करते हो, आप कॉर्पोरेशन का पहले नेम सेट करते हो, और कॉर्पोरेशन का आपका नेम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। देखो फेसबुक का, अब उन्होंने नेम डिसाइड किया है, यूट्यूब वालों ने नेम डिसाइड किया, तो नेमिंग जो होती है ये भी बहुत मैटर करती है। अब गूगल है, एक सिंगल नेम है, इसी की जगह अगर दो नेम होते तो उसको, मतलब पॉपुलर होना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था एज कम्पेयर टू सिंगल नेम। सिंगल नेम जो कॉर्पोरेशन होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की कुछ चीजें हैं जो देख के ना लोग इफेक्ट होते, ज्यादा देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं।
लाइक प्राइस लिखते हैं, वो 1000 की चीज हो तो वो 999 कर देते हैं। मतलब लोग को ऐसे ही लगता है जैसे ये 900 की चीज है, हालांकि उन्हें पूरे 1000 पे करने पड़ते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रेलिवेंट है, तो इसको आप यूज करते हो जब आपने कारपोरेशन का नेम रखना हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो बिजनेस पर्पस के लिए। और बिजनेस पर्पस आपका क्या होगा, आपका बिजनेस आगे मार्केट में जाके क्या करेगा, ठीक है, कौन सा काम करेगा, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स आपने कितने रखने हैं, कितने शेयर आपने किस पार्टनर को देने हैं। ये सारी जो बातें होती हैं वो आपकी क्या होती है, चार्टर में इंक्लूड होती है। और उसके बाद आप क्या करते हो, बायलाज सेट कर लेते हो। बायलाज आपके कंपनी के या आपके बिजनेस के, आपके कारपोरेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने रखनी होती है और उन्हें फॉलो करना होता है, वो आप सेट कर लेते हो। उसके बाद मैम उसका आपके क्या पास मतलब होगा, फॉलोइंग? आ जाते हैं। मैम जो ऊपर लिखा हुआ था, जी। फॉर्मिंग ऑफ कॉर्पोरेशन वाज ठीक है, प्रिपेयरिंग। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ बेनिफिट्स आ जाते मैम हैं कारपोरेशन के। एक तो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। हेलो। अगर आप, आपको आवाज आ रही है? मैम मैं पूछ रही थी कि वो ऊपर लिखा हुआ था ना कि प्रिपेयरिंग, नहीं, फॉर्मिंग ऑफ कॉर्पोरेशन वाज प्रिपेयरिंग, हम्म। तो इसका क्या मतलब है मैम? जब कारपोरेशन आपकी बनती है ना, उससे पहले आपके दो प्रोसेस होते हैं मेजर, एक चार्टर होता है और एक बायलाज होता है। एक आपने जी चार्टर बनाना होता है, चार्टर में जो जो चीजें आती हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपने बायलाज जी सेट ठीक है। करने होते हैं। बायलाज क्या होते हैं, जो भी टर्म्स एंड जी कंडीशंस होती हैं, जो आप रूल्स फॉलो करोगे अपने बिजनेस में ओवरऑल। जी ये जरूरी नहीं है कि सेम ही रहे, चेंज भी होते जी रहते हैं। लेकिन ये ज्यादा कोशिश जो होती है वो ये होती है कि आपने वंस जो आपने कारपोरेशन का नेम सेट कर दिया, वो वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक दफा आपका नेम पॉपुलर हो जाए ना, फिर उसकी रिप्लेसमेंट मुश्किल होती है। आप देखो जैसे फेसबुक ने अपना चेंज करके मेटा रख लिया है, तो अब मेटा के जी नाम से उसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो जानते हैं वो उसे फेसबुक के नेम से ही जानते हैं। जी ठीक है, अभी भी उन्होंने अपना लोगो और मतलब फेसबुक को खत्म नहीं किया। जस्ट उन्होंने क्या कहा कि फेसबुक मेटा बिजनेस के अंडर आ रही है, उन्होंने उसको सब कैटेगराइज कर दिया, खत्म नहीं करते। इसलिए कारपोरेशन का जब आपने नेम सेट करना होता है, वो आपने बहुत सोच समझ के करना होता है सेट। और ये अकेले बंदे के बस का काम भी नहीं है। उसके बाद बेनिफिट्स आते हैं इसके, कारपोरेशन के। बेनिफिट्स में आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लाइक अगर आपकी कॉरपोरेशन लोन ले रही है, तो आपकी कॉरपोरेशन ही पे करेगी। जो आपके शेयर होल्डर्स होंगे उनके जो पर्सनल एसेट्स होंगे ना, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम होता है। जाहिर बात है, ऑनर की डेथ होती है नहीं होती उसका इससे कंपनी का कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, वो चल रही है और वो चलती ही रहेगी, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है। और इसका पूरा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया होता है, हर चीज होती है, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह। बहुत ज्यादा आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो इसकी लाइफ टाइम जो होती है, अब आप फेसबुक को ही जस्ट देख लो या गूगल को ही देख लो, उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अगर वो उसको वापस रिवर्स करें, उसको गूगल क्लोज कर दें, मतलब खत्म कर दें अपनी कंपनी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना कि वो अपना सर्च इंजन बंद कर दें, अपनी फाइबर जो उन्होंने बचाई हुई है सीज ओशंस में या फिर कंट्रीज में, तो उसको सबको खत्म कर दें। वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मतलब सोच नहीं आप सकते, क्योंकि जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में टाइम लगता है ना, खत्म तो वो हो जाता है, लेकिन बनने में आपके साल हा साल लग जाते हैं। अभी भी गूगल स्टिल जो है वो वर्किंग कर रहा है, मतलब अभी भी इतनी प्रोग्रेस के बाद भी अभी भी वो वर्किंग स्टेट में ही है। ये नहीं है कि उसका सब कुछ डेवलप हो गया है तो अब वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ के। और उसके बाद आपके पास क्या होती है, सेपरेट होती है आपकी ओनरशिप और मैनेजमेंट। इसी से आपकी जब मैनेजमेंट ओनरशिप से सेपरेट होगी ना, तो फिर ओनर के अगर कोई पर्सनल कोई उसको इशू हो भी रहा है, कोई वो इल है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो उसका कोई भी इफेक्ट उस पे कंपनी पे नहीं पड़ता, क्योंकि मैनेजमेंट उसकी जो होती है वो सेपरेट होती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें आप ओनरशिप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे को। ठीक है, ऑनर जो है वो अपना शेयर किसी को देना चाह रहा है, जो शेयर होल्डर है वो अपना शेयर किसी को दे दे, ठीक है, डजेंट मैटर, वो दे देगा, इट्स ओके। अब उससे क्या होगा, उसने एक दफा पैसा इन्वेस्ट करना था वो उसने कर दिया। अब उसे कंपनी में आने की, काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको क्या होगा, उसको उसका शेयर मिलता रहेगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो उसको उसके हिसाब से मिलता रहेगा जितना उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है,
और इसमें क्या होता है, आप जी कैपिटल जो होता है वो इजीली आप अपना इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपकी जब कंपनी जो है, कंपनी के जितने भी आपकी वो है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट है, जो भी है वो उसकी सेपरेट है, और आपके पर्सनल एसेट्स जो है वो आपके सेपरेट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आप उसमें से सेविंग करके अपने पर्सनल एसेट्स जो है, अपने कैपिटल जो है उसको इंक्रीज कर सकते हो। और इसमें जो नुकसान है वो क्या है, जाहिर बात है आपकी ओनरशिप जो है वो मैनेजमेंट से सेपरेट है। फायदा तो ये है, लेकिन इसका नुकसान भी है, क्योंकि ओनर को पता ही नहीं है कि वो कंपनी में जो उसने मैनेजर्स हायर किए हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अब अगर मैनेजर्स फेयर काम नहीं कर रहे हैं, या वो कुछ इशू कर रहे हैं, या उसमें फॉल्टी है, या वो मतलब धांधली कर रहे हैं, तो जाहिर बात है उस पे कारपोरेशन जो है उस पे इफेक्ट होगा। और ओनर को इससे कोई जी मैम। लेना देना नहीं है, वो मतलब बेखबर बैठा है, उसे पता ही नहीं है। जब सारी कंपनी डूब जाएगी फिर उसे पता चलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डबल टैक्स होता है, जो भी आपकी कॉरपोरेशन होती है उसे डबल टैक्स पे करना पड़ता है। एक तो वो कॉरपोरेट टैक्स पे करती है, मतलब क्योंकि वो आपकी कमर्शियल बिजनेस में आती है, कमर्शियल एंटिटी में आती है, और कमर्शियल एंटिटी में जो आती है वो अब सेपरेट ही पे करते हैं। ठीक है। लाइक अगर आपका स्कूल है तो भी, या फिर आपका कोई बिजनेस है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो वो आपकी क्या करती है, अब बिल्स पे भी पाकिस्तान में भी आ गया अब तो ये, अब उनके कमर्शियल मीटर सेपरेट होते हैं और जो हाउस होल्डिंग के मीटर होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है। एक तो वो टैक्स पे करते हैं कॉरपोरेट होने का, और एक जो अपना पर्सनल टैक्स उन्होंने पे करना होता है ओनर्स ने, वो तो वो करते ही करते हैं। ठीक है, डबल टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है। उसके बाद गोल क्या था कि हम कारपोरेट को क्यों बनाते क्यों है। ठीक है। एक तो ये कि आप इसमें एफर्ट एक दफा कर देते हो, लेकिन ये है कि शेयर होल्डर्स जितने ही आपके ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करते हो उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है। और सेकंड यहाँ पे गोल आपके पास आ रहा है कि आपकी जो करंट वैल्यू है पर शेयर, वो आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जाहिर बात है अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है तो आपकी शेयर की जो कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको कंपनी में से जस्ट 10% भी मिल रहा है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत होगा। ठीक है। अब यहाँ पे है सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सपेक्टिव। अब अगर आपने सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो जो आपके शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के दरमियान होते हैं, वो उसमें आप क्या प्रोसीजर फॉलो करोगे। एक जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो एम्प्लॉयज के दरमियान भी आप साइन करवाते हो, तो जो आपके पास शेयर होल्डर और मैनेजर के दरमियान होता है एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, फिर वो शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट होता है ना, जो भी होता है उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता है, मतलब उसको गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आपने ये काम करने हैं, और फिर वो क्या करता है मैनेजर, वो वही काम करता है, लेकिन बैकएंड पे जो होता है वो शेयर होल्डर उसके साथ लिंक्ड होता है। तो इसीलिए शेयर होल्डर और मैनेजर के दरमियान भी एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ये है कि शेयर होल्डर जो होता है वो मैनेजर का जो बिहेवियर है वो नोट कर सकता है, उसकी जो भी जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है कॉर्पोरेट में, वो सीरियस है, नॉन सीरियस बिहेवियर शो कर रहा है, टाइमिंग क्या है उसकी आने जाने। मैम ये जरा बता देंगी कि क्या मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के दरमियान वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और मैं सारा काम मैनेजर कर रहा होता है? जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है। जी मैम, मैं कह रही हूँ कि शेयर होल्डर और मैनेजर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उसके दरमियान क्या है कि वो सारा काम मैनेजर ही करता है। काम सारा मैनेजर ने ही करना होता है, शेयर होल्डर ने कुछ भी नहीं करना होता, बस उसने मैनेजर ने उसको जी रिपोर्ट करना होता है कि अगर बिजनेस में लॉस हो रहा है तो वो किस वजह से हुआ है, वो भी अगर शेयर होल्डर पूछे तो। वो कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान इसीलिए साइन किया जाता है ना, कि मतलब वो आंसरेबल है, मैनेजर जितने भी मैनेजर है वो शेयर होल्डर को आंसरेबल है। वो अगर कुछ पूछता है या किसी चीज में इंटरेस्ट है तो वो उसको जरूर जो है वो आंसर करेगा। जी तो उनके दरमियान भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो वो साइन कर लेते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद क्या है, शेयर होल्डर्स आपके जो मैनेजर का बिहेवियर है उसको भी नोट कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है।
और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो मीटिंग होती है वो आपकी जो होती है कॉस्टली होती है। उस पे जो है प्राइस आपकी, सारी बात है, आपका एक स्पेसिफिक बजट भी लगता है। उसके बाद एजेंसी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि अगर आप कोई एजेंसी डेवलप करते हो तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले तो आपको एक एजेंसी का रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। आप अपने प्रिंसिपल्स, आप जो आपके शेयर होल्डर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, उनके दरमियान आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। तो वो प्रिंसिपल, अगर आप एजेंसी बनाते हो, एजेंसी में आपका एक प्रिंसिपल होता है और एक आपके पास एजेंट होता है। तो आप क्या करते हो, प्रिंसिपल जो होता है वो एजेंट को हायर करता है, ठीक है। और इसमें ये है कि अब जिस तरह उधर शेयर होल्डर एक्ट कर रहा था प्रिंसिपल के तौर पे, और जैसे उधर मैनेजर एक्ट कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे एजेंट एक्ट करता है, ठीक है। जस्ट इनके नेम चेंज हुए हैं, बाकी काम इनका वही है। और वो कारपोरेट थी और यहाँ पे क्या है, आपने एजेंसी दे दी है। यहाँ पे जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैनेजर्स को यानी कि एजेंट्स को हायर करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, आपकी कंपनी को रन करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो आपके ये स्टॉक होल्डर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं, उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। लाइक उनके इंटरेस्ट पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, या फिर जो स्टॉक होल्डर जो चाह रहा है, जो वो कन्वे करना चाह रहा है, जो वो मार्केट में अर्न करना चाह रहा है, मैनेजर उस पर पूरा नहीं उतर रहा, ठीक है। और फिर जो मैनेजर होता है, उससे तो सारी बात है, उसने देखना होता है लॉन्ग टर्म को। और उसकी कंपनी जो है वो रन कर रहा है, वो उसकी अपनी भी नहीं है। तो फिर यही है कि वो जब मैम आपने कहा था कि इंटरेस्ट का यही मतलब होता है ना कि मतलब इसको जी, पर्सनल फाइनेंस में हम इंक्लूड करें। मैम आपने ये मतलब मैंने आपसे एक दो दिन पहले पूछा था ना कि इंटरेस्ट क्या होगा, आपने कहा था कि सूद। नहीं, वो एक इंटरेस्ट, इंग्लिश में आपको पता है एक लफ्ज के दो मतलब भी हो सकते हैं, दो नहीं मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जी ये है कि एक इंटरेस्ट आपके पास ये होता है सूद वाला, और एक इंटरेस्ट जो होता है वो जो मतलब हम कहते हैं कि भाई हमें इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हमने ये काम नहीं करना, आप दिलचस्पी कह जी, लो। जो दिलचस्प जी। हाँ, वो एक ये वो वाला इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो यूज हुआ है। और अगर प्राइस के साथ इंटरेस्ट की बात होगी, या कॉस्ट के साथ, या मनी के साथ, बजट के साथ, तो वो जाहिर बात है। या फिर बैंकिंग की सेंस में आप यूज करोगे इंटरेस्ट को, तो वो सूद ही होगा, ठीक है। और मैनेजर के जो गोल होते हैं वो क्या होते हैं, जाहिर बात है, जो आपके शेयर होल्डर्स के गोल्स होते हैं और जो मैनेजर के गोल्स होते हैं वो उनसे सेपरेट होते हैं। अब शेयर होल्डर्स क्या चाह रहे होते हैं, उन्होंने तो अपना जो प्रॉफिट है उन्होंने वो ही लेना होता है, उन्हें और उससे कोई गर्ज नहीं होती। जबकि मैनेजर जो है वो क्या चाह रहा होता है, अगर तो शेयर होल्डर उसे बोले ना कि भाई इस टाइम जो है हमारा बजट कम है इस ईयर ना, तो आप ऐसा करो कि बजट को कंट्रोल करने के लिए कुछ जो है प्रोसीजर्स उनको फॉलो करो। तो बजाय ये कि वो कोई प्रोसीजर फॉलो करे, वो क्या करेगा मैनेजर, जो प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनको डिले कर देगा, नेक्स्ट ईयर पे डाल देगा कि भाई इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। ये टेम्परेरी सोल्यूशन होता है, मतलब एक साल में चलो ठीक है आपका बजट कम हो जाएगा, लेकिन देखो आपको नेक्स्ट ईयर भी तो उसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है ना, तब भी आपको बजट लगाना है। तो ये होता है कि यहाँ पे इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, यहाँ पे ये इशू हो सकता है कि जो शेयर होल्डर्स जिस चीज में इंटरेस्ट रखता है, मैनेजर्स क्या करता है उसको उसके अकॉर्डिंग डील नहीं करता, या उसकी जो उम्मीदें होती है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उन पर पूरा नहीं उतरता, ठीक है। उसके बाद आता है, डू शेयर होल्डर्स कंट्रोल मैनेजर बिहेवियर। डेफिनेटली शेयर होल्डर क्या करता है, मैनेजर्स का बिहेवियर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और कॉन्ट्रैक्ट पे ये भी हो सकता है कि अगर वो डिसिप्लिन की या रूल्स के अगेंस्ट आता है तो वो उसको एक्सपेल कर सकता है, उसको टर्मिनेट कर सकता है, या फिर किसी और को उसकी जगह लेके आ सकता है, ठीक है। अगर वो कोई भी मार्केट डिसिप्लिन की अगेंस्ट जा रहा है। अगर मैनेजर जो है फेल हो जाए ना शेयर प्राइस हाई करने में, यहाँ पे एक सोल्यूशन इसका ये आता है कि आप ना अपने शेयर की प्राइस हाई कर दो। देखो शेयर की प्राइस आप कैसे हाई करोगे, अगर आप अपनी शेयर की प्राइस हाई कर देते हो ना, तो 98% चांसेस होते हैं कि आपको जो है नेक्स्ट ना, आपको सक्सेस भी जो है वो ज्यादा होगी, और आपको जो
इनफ्लो है ना आपकी कंपनी में कैश का, वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप जस्ट शेयर की प्राइस हाई कर देते हो। और अगर मैनेजर कोई है वो शेयर की प्राइस हायर नहीं कर रहा, ठीक है, तो बजाय ये कि वो मतलब अगर वो उसे कह रहा है, शेयर होल्डर से बोल रहा है, एक सेकेंड, अगर शेयर होल्डर उसे कह रहा है कि भाई आप इस ईयर की जो प्राइस है उसको थोड़ा सा कम कर दो, बजाय ये कि वो शेयर प्राइस को हाई कर दे, मतलब जितने भी शेयर है उनकी प्राइस बढ़ा दे, तो बढ़ाने से क्या होगा, उसकी कंपनी का जो बजट है वो क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, तो उसको प्राइस मिनिमम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्या करेगा, अगर मैनेजर वो जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उनको डिले कर देता है या उनको पास कर देता है, तो फिर क्या होता है कि वो हॉस्टाइल टेक ओवर, जो आपके पास ये होता है शेयर होल्डर होता है, वो उसको टर्मिनेट करके उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट ला सकता है, मतलब कोई मैनेजर ला सकता है। इसमें फिर वो मैनेजर भी एग्री करेगा और शेयर होल्डर भी इस बात पे एग्री करेगा। ठीक है, उसके बाद है कि आपने अपने मैनेजर्स को कैसे मैनेज करना होता है। जाहिर बात है आपने अपने मैनेजर्स को, अगर आपने उनसे काम लेना है, देखो वो आपके एम्प्लॉय है, अगर आपने उनसे काम लेना है तो आप उनको क्या करो, उनको खुश रखो। खुश आप उनको कैसे रख सकते हो, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उनकी प्रमोशन करो, आप उनको कंपनसेशन दो, आप उनको बोनस दो, आप उनको मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करो, मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटी जो होती है, मेडिकल फैसिलिटी दे दो, ट्रांसपोर्ट की दे दो, मतलब कुछ भी इस तरह के ना आप उनको फैसिलिटी दो, आप उनको कंपनसेशन दो। फिर क्या करेगा, जो आपका मैनेजर होगा वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा, क्योंकि जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उसके अलावा भी उसको चीजें मिल रही हैं, तो फिर वो क्या करेगा, फिर जो आपका गोल होगा वही आपके मैनेजर का गोल बन जाएगा। और जब आपका गोल आपके मैनेजर का गोल बन जाता है ना, तो फिर आपकी कंपनी जो होती है वो प्रोग्रेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट 4 और 5 लेक्चर जो है इसको हम कल कवर करेंगे। आपकी मैम असाइनमेंट इंसेंटिव कंपेटिबल का बता दीजिएगा। जी, इंसेंटिव कंपेटिबल। इंसेंटिव इंसेंटिव जी। होता है, ये इंसेंटिव होता है कि आप की जो मनी होती है इसी से ही डील करता है, मतलब आप कितने इंसेंटिव पे कर रहे हो, आप इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आप उनको पे कर रहे हो। इंसेंटिव्स, एक सेकंड, बोनस आप दे रहे हो जो मैनेजर्स को, अभी मैंने बात की, आप उनको बोनसेस दे सकते हो। ठीक है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हो, लाइक अगर वो प्रोजेक्ट कोई विन करके लाए हैं तो आप उनको उसका रिवार्ड दे सकते हो, मतलब आप उनको बोनस, टिप, टिप तो वेटर के उसमें आएगा ना सेंस में, लेकिन आप ये है कि आप उनको उनकी सैलरी जितनी है ना उससे हट के बोनस या कुछ भी रिवार्ड वगैरह दे सकते हो। वो क्या करेगा, उनका मोरल हाई करेगा, भाई अगर मैं अच्छा काम करूंगा या मैं प्रोजेक्ट ज्यादा विन करके लाऊंगा या मैं प्रोजेक्ट में किसी में अच्छा परफॉर्म करूंगा, तो मुझे क्या होगा, इजाफी बोनस भी दिया जाएगा। ठीक है, बोनस रखती हैं बहुत सारी कंपनीज जो है ना, वो बोनस की ऑफर रखती है कि सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन अगर आप इस टारगेट को अचीव कर लोगे, वो एक स्पेसिफिक टारगेट दे देते हैं ना अपने उसको मैनेजर को, या अपने इवन एम्प्लॉयज को भी देती हैं कंपनीज, अगर आप इस टारगेट को 1 माह में अचीव कर लोगे तो फिर हम आपकी सैलरी तो आपको देंगे और साथ में आपको बोनस भी देंगे। ठीक है, ये होता है इंसेंटिव्स, आप उन्हें पे करते हो उनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। सेकंड आपने क्या पूछा था? मैम ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ना कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टू बी इंसेंटिव कंपेटिबल, तो यही बात। थोड़ा थोड़ा सा ऊंचा अगर आप बोले। मैम ये जो दूसरी लाइन में है ना, शेयर होल्डर्स कंट्रोल मैनेजरियल बिहेवियर, इसका जो सेकंड पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड टू बी इंसेंटिव कंपेटिबल, ये मैम इसका पूछा था। अच्छा, यहाँ पे इसका आप पूछ रहे हो? जी मैम। इंसेंटिव, ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इंसेंटिव कंपेटिबल पे बेस होता है, लाइक अगर इसमें आप कह लो कि आपका जो एजेंट है, जो आपका मैनेजर है,
वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो उसको प्रोवाइड की जाती हैं शेयर होल्डर के थ्रू, या फिर जो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी होती हैं, सारे रूल्स जी। पढ़ के ही कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। ये जी। दोनों के दरमियान होता है, जो जो रूल्स को ये दोनों एग्री कर रहे हैं शेयर होल्डर वाले, जी। इसको साइन करते हैं। लेकिन अगर वो उस पे एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो जी। फिर क्या होता है कि आपका जो शेयर होल्डर है ना, वो आपके एजेंट को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकता है, उसकी सैलरी डिडक्ट कर सकता है, उसके बोनस का वो जो है उनको खत्म कर सकता है, इवन उसको खुद भी टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहले जो मैंने आपको बताया था वो इंसेंटिव्स का, मुझे लगा आप ये पूछ रहे हो, ठीक है। मैंने नहीं इंसेंटिव, मैम, मैंने आपको इसलिए कहा था ना कि बंदा एक लाइन, वो एक क्योंकि सेपरेट टर्म है। करके बंदा समझता है ना तो फिर जल्दी जल्दी समझ आ जाती है। मैंने इस टर्म को पहले एक्सप्लेन किया, ठीक है, आप फिर इसको भी आप अपने मिक्स नहीं करना। जी। जी। इसके अलावा, हम नहीं मैम, माशाल्लाह से सही, अच्छा समझाया आपने। ठीक है, इसकी भी रिकॉर्डिंग अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये 40 हाँ मिनट जी। का हो गया हमारी मीटिंग को चलते हुए, तो ये मीटिंग जूम की जो है 40 मिनट्स तक बाद ना एंड हो जाती है, जी। ठीक है। तो अभी मुबशी मैम वो चला गया है। मुबशिर चला गया है, वो कब का गया हुआ है? जी।